जी, अब इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होते हैं? यहाँ एक बहुत मुश्किल सी डेफिनेशन दी गई है, मैं इसको पहले रीड आउट कर देती हूँ और फिर मैं आपको इसको आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ। Values represent basic convictions that a specific mode of conduct or end state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end state of existence. इसका मतलब आसान लफ्ज़ों में ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं या आपके इर्द-गिर्द जो भी काम हो रहा है, क्या वो सही है या वो गलत है? आप उसको किस क्राइटेरिया पे सही या गलत कहते हैं, ये आपकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे आपके पास ही, आपके इर्द-गिर्द ही कोई लोग झूठ बोलते हैं, कुछ लोग उसको बहुत गलत समझते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा यार चलता है कभी-कभी, खैर है। तो ये उनकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। एक ऐसा इंसान जो कि ऑनेस्टी को या ट्रूथफुलनेस को, सच बोलने को अपनी वैल्यू समझता है, वो इस एक्ट को गलत समझेगा। चाहे वो ये काम खुद करे, चाहे वो झूठ खुद बोले या किसी और को झूठ बोलता देखे, वो उसको गलत कहेगा। लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि कहे कि अच्छा कभी-कभी ज़रूरतन झूठ बोल लेना चाहिए, उसकी वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है। अब वो चाहे खुद भी ऐसे काम करे या उसके इर्द-गिर्द कोई और थोड़ा बहुत झूठ बोल दे, तो वो उसको गलत नहीं समझेगा। सो बेसिकली आप एक काम को किस हद तक मॉरली या सोशली करेक्ट समझते हैं, यू थिंक दैट इट इज राइट और इट इज रॉन्ग, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ द वैल्यूज प्रिवेलिंग इन द पर्सनालिटी ऑफ अ सिस्टम। डिसऑनेस्टी भी एक वैल्यू है, झूठ बोलना इज अनदर वैल्यू, ऑनेस्टी एक और वैल्यू है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर मेंशन है वो है दे कंटेन अ जजमेंटल एलिमेंट इन दैट दे कैरी एन इंडिविजुअल्स आइडियाज एज टू व्हाट इज राइट, गुड और डिजायरेबल। वही बात जो मैंने आपको बताई, यानी कि एक इंसान की क्या जजमेंट है, क्या सब्जेक्टिव जजमेंट है अबाउट एनी एक्ट, एनी आइडिया और एनीथिंग कि जिसके तहत वो उसको सही, गलत या डिजायरेबल समझता है। अगर हम नाम लेने बैठें तो हमारे पास वैल्यूज़ की बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं जो कि अगली स्लाइड में आपके सामने होंगी। ये एक मैनेजमेंट स्कॉलर है मिल्टन रॉकेच और उन्होंने बेसिकली एक वैल्यू सर्वे दिया जिसको रॉकेच वैल्यू सर्वे यानी RVS कहते हैं और इसमें इन्होंने कहा 18 वैल्यूज़ की एग्जांपल्स बेसिकली हमें दी और हमसे कहा कि इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी को हम कहते हैं टर्मिनल वैल्यूज़ और दूसरी कैटेगरी को कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। जब हम पहली कैटेगरी की बात करते हैं टर्मिनल वैल्यूज़, हमें टर्मिनल से समझ आ जाता है कि इस बात का मतलब क्या है। टर्मिनल क्या होता है? जब हम किसी सफ़र पे जा रहे होते हैं तो जब हमारे डेस्टिनेशन या जिधर जहाँ हमने जाना होता है वहाँ कहते हैं ना हम टर्मिनल पे पहुँच गए हैं। यानी कि हम जिस मकसद के लिए काम कर रहे थे या जिस मकसद के लिए हमने सफ़र किया, हम उस मंजिल पर पहुँच गए हैं। सो वो सारे गोल्स जो कि एक इंसान अपने लाइफ टाइम में अचीव करना चाहता है और उसके लिए काम करता है, तो वो फाइनल जो उसके पास गोल अचीव होते हैं उनको हम कहते हैं टर्मिनल वैल्यूज़। और वो तरीका या वो बिहेवियर जिससे आप इन टर्मिनल वैल्यूज़ को अचीव करने की कोशिश करते हैं वो है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। ये कंफ्यूजिंग नहीं है, अभी आप इनकी जब एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली दोनों में फ़र्क क्या है। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ हैं जिससे हम अपनी टर्मिनल वैल्यूज़ को अचीव करना चाहते हैं। टर्मिनल वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं या हमारे वो स्टेट्स या वो गोल्स होते हैं जो कि हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में अचीव करना चाह रहे होते हैं। यहाँ स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल्स भी गिवन है, मैं आपके लिए एक दफ़ा रीड कर देती हूँ स्लाइड को। Milton Rockich created the Rockich Value Survey (RVS). It consists of 2 sets of values, each containing 18 individual value items. One set, called terminal values, refers to desirable end states. These are the goals a person would like to achieve during his or her lifetime. The other set, called instrumental values, refers to preferable modes of behavior or means of achieving the terminal values. वही बात जो कि मैंने अभी आपको बताई है। Some examples of terminal values in the Rocket Value Survey are prosperity and economic success, freedom, health and well-being, world peace, social recognition, and meaning in life. The types of instrumental values illustrated in RVS are self-improvement, autonomy and self-reliance, personal discipline, kindness, ambition and goal orientation. अब आप इन दोनों सेट्स में एक लिंक इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जब मैंने कहा टर्मिनल वैल्यूज
ये वो गोल्स हैं, यानी क्या गोल है कि मैंने इकोनॉमिकली सक्सेसफुल होना है, मैंने इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं आज़ाद हो जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सेहतमंद हो जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि जी दुनिया जो है उस पे पीस हो जाए, सोशली मुझे एक रिकग्निशन मिले, मैं यानी मशहूर हो जाऊँ और मुझे एक लाइफ का कोई मकसद जो है वो मिल जाए। अब ये वाली वैल्यूज़ अचीव करने के लिए वो कौन-सा बिहेवियर था जो कि हमने अपनाया था? उस बिहेवियर को कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। लेट्स सपोज जैसे यहाँ मेंशन है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हाँ, इकोनॉमिकली अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि मेरी क्या-क्या वीकनेसेस हैं और फिर उन वीकनेसेस पर मैंने इम्प्रूव किया। मैंने देखा मुझे कौन-सा काम है जो नहीं करना आता। मैंने उस काम की ट्रेनिंग ली, मैंने उस काम को सीखा ताकि मेरी वर्क परफॉर्मेंस अच्छी हो, मुझे प्रमोशन मिले और मैं फाइनली इकोनॉमिकली सक्सेसफुल हो जाऊँ। ऑटोनॉमी एंड सेल्फ रिलायंस, फ्रीडम, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। आज़ादी के लिए क्या था? मैंने अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। मैंने अपने अंदर ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि किस हद तक मैंने अथॉरिटी ले ली। यानी कि मैंने अपने कामों की अथॉरिटी, अपने कामों की डिपेंडेंसी अपने ऊपर कर ली। मैंने दूसरों के ऊपर रिलाय करना या दूसरों पर डिपेंड करना छोड़ दिया। तीसरा पॉइंट है पर्सनल डिसिप्लिन। डेफिनेटली जब आप एक पर्सनल डिसिप्लिन के थ्रू एक बैलेंस डाइट लेंगे, रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। वर्ल्ड पीस, कैसे वर्ल्ड पीस आप अचीव कर सकते हैं? जब आप काइंडनेस का मुजाहरा करें, जब आप नरमी का मुजाहरा करें हर एक के साथ। हम वर्ल्ड की अगर बात ना करें, अगर हम सिर्फ अपने घरों की बात करना शुरू हो जाएं, अगर हम एक दूसरे से लड़ना छोड़ दें, एक दूसरे की बात को दरगुजर करना शुरू कर दें, एक दूसरे के साथ अच्छा रवैया अख्तियार करें, तो हम देखेंगे कि हमारे अपने घरों में, हमारे अपने मोहल्ले में आपको पीस नजर आएगा। सोशल रिकग्निशन, अपने आप को मशहूर करने के लिए आपका एक एम्बिशन होना चाहिए। लेट्स सपोज किसी का कोई एम्बिशन है कि वो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, तो जब उस एम्बिशन को फिर पूरा करने के लिए वो मेहनत करेंगे और इवेंचुअली वो मार्केटिंग फील्ड में अपना नाम बना सकते हैं। मीनिंग इन लाइफ, एक अपनी बेमकसद ज़िंदगी को गुजारने के लिए, ना गुजारने के लिए, जब आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद हो, तो उसके लिए आप अपना एक गोल बना लेते हैं। आप सोचते हैं, जब हम छोटे भी होते हैं ना, तो हमारे ज़हन में होता है बड़े होकर डॉक्टर बनना है या हमने बड़े होकर इंजीनियर बनना है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता हालात जब चेंज होते हैं या जो भी, जैसे आहिस्ता-आहिस्ता आप सोचते हैं कि अच्छा नहीं, मैं जो है बीबीए कर रहा हूँ, मेरा मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, तो चलो उसके बाद जो है मेरा ये गोल है कि भई मैंने एमबीए फिनिश करना है, मैंने एमबीए करना है, फिर मैंने उसके बाद ये जॉब लेनी है, मेरा गोल है कि मैंने बाहर के किसी मुल्क में पढ़ने जाना है। जब आप एक गोल बना लेते हैं, तो आप अपनी लाइफ का एक मकसद चूज़ कर लेते हैं एंड देन यू स्ट्राइव टू अचीव दैट मीनिंग इन लाइफ। आपके सामने ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ के नाम हैं, जैसे टर्मिनल वैल्यूज़ आपको बताई जा रही हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, फैमिली सिक्योरिटी, फ्रीडम, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, हैप्पीनेस। और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ आपके सामने मेंशन है, ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल, केपेबल, एम्बिशियस, इंडिपेंडेंट। यहाँ पर सिर्फ एक कैटेगरी बताई गई है कि अगर एग्जेक्टिव्स हैं तो उनकी जो टर्मिनल वैल्यूज़ क्या होंगी और उनकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ क्या होंगी। फिर यूनियन के मेंबर्स हैं या कोई एक्टिविस्ट हैं तो क्या है। लेकिन ये जनरली यहाँ पर जितने नाम लिखे गए हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं। लेकिन आप उसके अंदर फ़र्क ये कर सकते हैं कि अगर वो आपके एंड गोल पे डिपेंड करती हैं तो वो आपकी टर्मिनल वैल्यूज़ हैं, लेकिन अगर वो गोल्स आपको वो बिहेवियर बताती हैं जिनके थ्रू आप उस टर्मिनल वैल्यूज़ को अचीव कर सकते हैं, तो फिर वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ हैं। जैसा कि आपके सामने एग्जेक्टिव्स की कैटेगरी में देखें तो लिखा है ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल, केपेबल, एम्बिशियस और इंडिपेंडेंट। इसी तरह यूनियन मेंबर्स की जो है टर्मिनल इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ को, ये जनरली एग्जांपल्स हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बस ये यही वैल्यूज़ हैं, ये सिर्फ चंद एग्जांपल्स आपके सामने शो की गई हैं। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी की टाइप्स कौन सी होती हैं, फिर हमने पढ़ा कि वैल्यूज़ क्या होती हैं और वैल्यूज़ के मुख्तलिफ एग्जांपल्स को कंसिडर किया। अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से वी कैन मैच और वी कैन लिंक दी पर्सनालिटी एंड दी वैल्यूज़, और फिर उसको जॉब कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो हेडिंग्स मेंशन्ड हैं। एक है पर्सन जॉब फिट और दूसरा है पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट। ये क्या है, ये आपको इनके नाम से भी आइडिया हो जाएगा। जब हम पर्सन जॉब फिट की बात कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉई है या जो भी हमारा कैंडिडेट है, जॉब कैंडिडेट जो हमारा है, हम उसकी पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को जॉब के साथ मैच करना चाहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले स्लाइड्स में कि अगर एक इंसान जो
एक्स्ट्रावर्ट है, जो ज़्यादा सोशल रहना पसंद करता है, जो हर एक से गपशप के कोई ना कोई टॉपिक निकाल लेता है, ही एन्जॉयज़ टॉकिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, तो उसके लिए जॉब कौन-सी ज़्यादा सूटेबल रहेगी? डेफ़िनिटली या सेल्स की जॉब अच्छी रहेगी या मार्केटिंग की जॉब अच्छी रहेगी, या ही कैन आल्सो सर्व एज़ अ गुड टीचर, बिकॉज़ जब उसकी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे होंगे तो एज़ अ टीचर ही विल बी इन अ बेटर पोज़ीशन टू कम्युनिकेट विद हिज़ स्टूडेंट्स। तो पर्सन प्रोफिट का मतलब ये है कि हम पर्सनालिटी टाइप्स को या पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करते हैं विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। क्योंकि अगर हम एक शाय इंसान को सेल्स की जॉब पर खड़ा कर दें, तो आप उससे कम ही उम्मीद रखें कि आपको आपकी एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी वो दे सकता है, बिकॉज़ ये उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा ही नहीं है कि वो हर एक से फ्री होकर बात करे और उनको परसुएड करे अपने अल्फाजों से कि वो इस प्रोडक्ट को खरीदें। तो पर्सन जॉब फिट को मैं एक दफ़ा रीड कर रही हूँ। इट इज़ अ फिट बिटवीन द पर्सनैलिटी टाइप्स and job requirements which can ensure job satisfaction and less turnover, because अगर आपकी जॉब आपकी पर्सनालिटी से मैच करती है तो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होगी अपने काम के साथ, और बहुत कम चांसेस हैं कि आप उसको छोड़कर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में या किसी और जॉब के बारे में सोचें। तो कंपनी को इसका क्या फ़ायदा होगा कि वो इन एम्प्लॉयज़ को जिनकी जॉब उनकी पर्सनालिटी से मैच करती है उनको रिटेन कर सकते हैं अपने पास, और एज अ रिजल्ट उनकी कंपनी का टर्न ओवर रेट यानी द रेट और द रेशो ऑफ देयर एम्प्लॉयज लीविंग देयर और रिजाइनिंग फ्रॉम देयर ऑर्गेनाइजेशन विल बी लेस। दूसरा पॉइंट है पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट। अब यहाँ से आप पहले पॉइंट के साथ थोड़ा सा फर्क देख सकते हैं। पहले हमने देखा कि पर्सन और जॉब का क्या फिट है, उनका क्या मैच है, और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन का क्या फिट। People are attracted to and selected by organizations that match their values, and they leave organizations that are not compatible with their personality. यानी कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं करता, तब भी आप एक ऐसी जॉब इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा अरसा नहीं कर सकते। इसकी एक आसान सी एग्जांपल हम लेते हैं कि लेट्स सपोज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत दो नंबरी हो रही है, बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है, क्योंकि उनके लीडर्स ऐसे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज वो खुद भी वो करप्शन कर रहे हैं। अगर आपको एक ऐसी कंपनी में हायर कर लिया जाए और आपकी अपनी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक या आपकी अपनी एथिकल वैल्यूज आपको उस करप्शन को गलत कहने पर मजबूर करती हैं और आप इस प्रैक्टिस को सही नहीं समझ सकते या सही नहीं समझते, तो फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ का कल्चर आपके साथ मैच नहीं कर रहा, जहाँ पर करप्शन की जा रही है या झूठ बोला जा रहा है या ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को ज़ाया किया जा रहा है, आप वहाँ काम नहीं कर सकते, बिकॉज ये प्रैक्टिस आपकी पर्सनालिटी के साथ, आपकी वैल्यूज के साथ फिट नहीं है, ये आपस में मैच नहीं है। सो अगर एक इंसान की पर्सनालिटी उसके ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के साथ परफेक्टली मैच करती है या फिट करती है, तो देन दैट पर्सन इज going to be committed to that organization, and it is highly likely that he will work for that organization for a longer period of time. अब हमारे सामने एक थेरी का जिक्र है जिसको कहते हैं हॉलैंड्स पर्सनालिटी जॉब फिट थेरी। पिछली स्लाइड में जो हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वो एक पर्सन जॉब थेरी का था, जॉब फिट का था, और दूसरा था पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट। अब ये जॉन हॉलैंड एक मैनेजमेंट स्कॉलर हैं जिन्होंने बेसिकली हमें ये बताया कि मुख्तलिफ पर्सनालिटी टाइप्स हैं और ऐसी पर्सनालिटी टाइप की क्या प्रोपेंसिटी हो सकती है या क्या टेंडेंसी हो सकती है टू फील सेटिस्फाइड विद द जॉब और द वर्क विच दे आर डूइंग, एंड उनके अंदर ऐसी टेंडेंसी कम होती है जिसकी वजह से वो अपनी उस जॉब को या अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं। जॉन हॉलैंड कहते हैं कि हमने 6 पर्सनालिटी टाइप्स आइडेंटिफाई की और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर ये पर्सनालिटीज़ अपनी रेलेवेंट जॉब के साथ मैच करती हैं तो फिर इन एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फैक्शन का लेवल ज़्यादा होगा
और उनकी इंटेंशन टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन और देयर जॉब कम होगी। ये एक ऐसी थेरी है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से पर्सनालिटी को जॉब के साथ मैच करती है एंड इट इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेबल थेरी इन मेजॉरिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये थेरी एक्सेप्टेड है एट द इंटरनेशनल लेवल। अब हम देखते हैं कि जॉन हॉलैंड ने वो जो 6 पर्सनालिटी टाइप्स का जिक्र किया वो कौन सी पर्सनालिटी टाइप्स हैं और उनसे रेलेवेंट या उनके कॉन्ग्रुएंट उनसे मैच करते हुए कौन से ऑक्यूपेशंस हैं। पहली पर्सनालिटी टाइप है रियलिस्टिक पर्सनालिटी टाइप। रियलिस्टिक पर्सनालिटी टाइप का मतलब है कि वो प्रेफर करते हैं कि उनको फिजिकल एक्टिविटीज में बिजी किया जाए या वो प्रेफर करते हैं कि वो ऐसे फिजिकल स्ट्रेंथली फिजिकल काम करें जिनसे उनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा हो, उनके स्किल्स का अंदाजा हो और उनमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत हो। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल दी है मैकेनिक। जब एक मैकेनिक काम करता है तो उसकी फिजिकल स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं उसके काम के साथ। जब एक इंजीनियर काम करते हैं तो उससे भी उनकी फिजिकल स्किल्स और कोऑर्डिनेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। और जब हम फार्मर की बात करते हैं तो फार्मर भी उनका काम रिक्वायर्स स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर हम इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसा कि असेंबली लाइन वर्कर। असेंबली लाइन वर्कर्स वो लेबर है जो फैक्ट्रीज में काम करता है। और इसके अलावा हेवी मशीनरी ऑपरेटर्स हैं। हेवी मशीनरी ऑपरेटर्स का काम करने के लिए भी स्किल की, स्ट्रेंथ की और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। सो अ पर्सन हु हैज़ अ रियलिस्टिक पर्सनालिटी टाइप उसके लिए स्किलफुल जॉब्स जैसे मैकेनिक, इंजीनियर, फार्मर, हेवी मशीनरी ऑपरेटर या असेंबली लाइन वर्कर या फैक्ट्री लेबर की जॉब्स सही रहेंगी। दूसरी पर्सनालिटी टाइप है इन्वेस्टिगेटिव। अब आपको इसके नाम से अंदाजा हो जाएगा कि आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, यू आर क्यूरियस, यू वांट टू थिंक, यू वांट टू ऑर्गेनाइज योर फाइंडिंग्स एंड देन यू वांट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। So those people who have an instigative type of personality, they will prefer those activities which involve thinking, organizing and understanding. Because उनकी nature curious है, वो independently काम करना चाहते हैं, analysis के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोगों के लिए कौन सी जॉब सही रहेगी? साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, इकोनॉमिस्ट। क्यों? बिकॉज उन्होंने लॉजिक को सोचना है, ऑर्गेनाइज करना है और उसका एनालिसिस करके उस कॉन्सेप्ट को या उस लॉजिक को समझना है। तीसरी पर्सनालिटी टाइप इज दी सोशल पर्सनालिटी। सोशल पर्सनालिटी टाइप वो है जो लोगों से मिलना चाहती है, लोगों के लिए काम करना चाहती है, यानी दे प्रेफर दोज एक्टिविटीज व्हिच इन्वॉल्व हेल्पिंग अदर्स। फॉर एग्जांपल social worker. This is the best example of the people with social personality type. Teacher, counselor, psychologist. टीचर का काम क्या है? टीचर ने भी आपको हेल्प आउट करना है कि आप अपने स्टडी कॉन्सेप्ट को या स्टडी कोर्सेज को अच्छे तरीके से समझ सकें। काउंसलर इज गोइंग टू हेल्प यू विद प्रॉब्लम्स व्हिच यू फेस्ड। Psychologist is a mental doctor. He or she is a doctor of the brain who helps people through counseling and giving advice. So people who have a social personality type वो प्रेफर करेंगे वो एक्टिविटीज जिनमें उनको दूसरों की हेल्प करने का मौका मिले। एग्जाम्पल्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताई, सोशल वर्कर, टीचर, काउंसलर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हॉलैंड्स थ्योरी में जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि टोटल 6 पर्सनालिटी टाइप्स हैं और 3 पर्सनालिटी टाइप्स जो कि रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव एंड सोशल, ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई हैं। इस स्लाइड में मैं जिन पर्सनालिटी टाइप्स का जिक्र आपसे करूंगी वो है एंटरप्राइजिंग, आर्टिस्टिक और कन्वेंशनल। एंटरप्राइजिंग का मतलब है दे वांट टू इन्फ्लुएंस अदर्स। वो ऐसी वर्बल एक्टिविटीज़ को पसंद करते हैं जिसमें वो
दूसरों से बात करके उनको इन्फ्लुएंस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल लॉयर, बिजनेस मैनेजर, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, रियल एस्टेट एजेंट। सो आप ये देखें कि ये जो ऑक्यूपेशंस या प्रोफेशंस मैंने अभी आपको बताए हैं, ये वो प्रोफेशंस हैं जिनमें वो चाहते हैं कि वो वर्बल लैंग्वेज को इस्तेमाल करें, वर्बल एक्टिविटीज़ को इस्तेमाल करके दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें। एक लॉयर या एक वकील क्या काम करता है? वो केस के लिए फाइट कर रहा होता है फॉर एनी ऑफ हिज क्लाइंट्स, लेकिन उसके इस काम में कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं? वो वर्बली, वो बातचीत से दूसरों को अपनी बात मनवाना चाहता है, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहता है ताकि वो उसकी बात को एक्सेप्ट करें, उसकी बात पर कायल हो जाए और वो केस जीत जाए। फिफ्थ पर्सनालिटी टाइप इज आर्टिस्टिक। अब आपको इसके नाम से पता चल जाएगा, दे विल प्रेफर दोज एक्टिविटीज जिनमें वो अपनी क्रिएटिविटी या अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स को एक्सप्रेस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल पेंटर, म्यूजिशियन, राइटर, इंटीरियर डेकोरेटर। ऐसे लोग बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं और वो ऐसी ही एक्टिविटीज़ को प्रेफर करते हैं जिनमें वो अपनी आर्टिस्टिक और क्रिएटिव स्किल्स को शो कर सकें। सो पेंटर, म्यूजिशियन, राइटर, interior decorator are best examples of people who have an artistic type of personality. The last personality type is conventional personality type. Conventional मतलब traditional. Traditional मतलब वो set specific rules and law and order को पसंद करते हैं. They want to engage in those activities which are regulated by the rules, the laws and they are ordered activities. यानी कि बहुत ही सेट किस्म की, साइंटिफिक किस्म की और प्रैक्टिकल किस्म की एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंट, बैंक टेलर, कॉरपोरेट मैनेजर, फाइल क्लर्क। तो आप देखें कि एक बैंक का टेलर यानी कि कैश टेलर या एक अकाउंटेंट अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो वो अपने काम को ही सही तरीके से नहीं कर सकेगा। लेकिन एक अकाउंटेंट होने के लिए ज़रूरी है कि उसकी पर्सनालिटी के अंदर ये टेंडेंसी भी हो कि वो रूल्स को एंड लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने को प्रेफर करता हो, ताकि वो अपने इस काम को ज़बरदस्ती ना करे, वो अपने इस काम को इंजॉय करे। आई होप आपको समझ आ गई होगी पर्सनालिटी क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं और किस तरीके से हम पर्सनालिटी और वैल्यूज़ को लिंक करते हैं, और पर्सन जॉब फिट के बारे में और पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट के बारे में हमने पढ़ा, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि उसका कंपनीज को फ़ायदा क्या है। वो बेसिक फ़ायदे मैंने आपको बताए, इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड सेकेंडली लेसर टर्नओवर रेट ऑफ द कंपनी। और इसके बाद हमने एक हॉलैंड्स थ्योरी, पर्सन जॉब फिट थ्योरी को भी हमने एनालाइज किया, जिसमें हमें पता चला कि 6 पर्सनालिटी टाइप्स हैं और उन पर्सनालिटी टाइप्स के अकॉर्डिंग कौन से रेलिवेंट और मोस्ट मैचिंग या सूटेबल ऑक्यूपेशंस या प्रोफेशंस हैं। अगर आपको कोई इशू हो इन स्लाइड्स को समझने में, 3 सेट ऑफ स्लाइड्स हैं, 3 पार्ट्स हैं चैप्टर के, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।